मॉर्निंग क्लास 7। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 9 रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक वर्ड बताती हूँ, आपने पहले भी सुना होगा, एनर्जी। तो एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी क्या है, कहाँ से आती है। आपने देखा होगा, आप बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज डे टू डे लाइफ में करते हो। रनिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, जंपिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटीज है उन सबको करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आपकी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, लाइक ब्रीदिंग हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन का इंटेक हो गया, ये सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को करने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, जो आप जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सब एक्टिविटीज को करने के लिए एनर्जी आती कहाँ से है। तो आपका जो आंसर आएगा, मैम हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स से। फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो जो हम फूड इंटेक करते हैं उस फूड में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। और उस एनर्जी का यूज हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वर्क को करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बेसिकली जब हम फूड इंटेक करते हैं तो फूड में हमारे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो केमिकल्स जब ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप होते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं बेटा, तो हम कौन सी गैस इंटेक करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो हम ब्रीदिंग में अपनी ऑक्सीजन जब इंटेक कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे फूड में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होती है और कंबाइन होने के साथ वो एनर्जी रिलीज करती है। और एनर्जी के साथ कुछ प्रोडक्ट्स में हमारे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो भी रिलीज करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फिलहाल के लिए हमारे लिए किसी यूज के लिए नहीं है, इसीलिए हम इन्हें वेस्ट प्रोडक्ट बोल देते हैं। जो हमारी चीजें काम की नहीं होती वो हमारे लिए क्या बन जाते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारी बॉडी से वेस्ट के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम ब्रीद आउट कर देते हैं फॉर श्योर, एंड वाटर या तो हम यूरिन के फॉर्म में या फिर हम स्वेट के फॉर्म में, पसीने के फॉर्म में अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो या ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो, ये रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या मीनिंग है बेटा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मीनिंग हो जाएगा व्हेन फूड पार्टिकल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम जो रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, उस रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप खुद इमेजिन करो, अगर हमारी बॉडी में ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि एनर्जी रिलीज नहीं होगी, और एनर्जी ही रिलीज नहीं होगी तो हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, उस रेस्पिरेशन में हमारे पास 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उसमें सबसे पहला तो वही है हमारा इंटेक ऑफ फूड, इंटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, यानी कि आपको दोनों ही चीजों का इंटेक बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटेक का मतलब है किसी भी चीज को कंज्यूम करना, किसी भी चीज को लेना, अपनी बॉडी के अंदर एंटर कराना। तो हम यहाँ पर जब तक फूड इंटेक नहीं करेंगे और ऑक्सीजन नहीं ब्रीद इन करेंगे तब तक हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। किसी भी चीज को या किसी भी मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियस है, अगर आप उसको फ्यूल ही नहीं देंगे तो वो मैकेनिज्म या वो वर्क स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है, जब हम फूड एंड ऑक्सीजन दोनों चीजों का इंटेक कर चुके हैं तो वहां पर हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होगी तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वहां पर हमारा जो एनर्जी का रिलीजिंग है या एनर्जी बन रही है वो एनर्जी नहीं बन पाएगी। एंड यहाँ पर जो हमारा थर्ड प्रोसेस आता है या थर्ड जो एक्टिविटी आती है वो आती है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को भी इमीडिएटली अपनी बॉडी से रिमूव कर देना होगा। क्यों रिमूव कर देना होगा, क्योंकि वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, और जो चीजें हमारी किसी भी काम की नहीं है उसे अगर हम अपनी बॉडी में रखेंगे तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो हमारी बॉडी को हार्म करने वाले हैं। फाइन, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो हमारा रेस्पिरेशन जो होता है वो हमने पढ़ लिया किस किस
तरीके से होता है, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या टेक्निक्स वहां पर लग रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में हमारे पास दो टेक्निक्स यूज हो रही हैं, या दो अलग अलग मैकेनिज्म हमारी बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेशन अकर होता है। फर्स्ट जो होता है बेटा वो होता है हमारा ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को हम ब्रीदिंग के साथ साथ क्या भी बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल का मीन्स है जो बाहर से हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा इंटरनल ब्रीदिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं। तो बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग का जो नॉर्मल अगर मैं कंटेक्चुअल मीनिंग निकाल दूं तो वो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि ऑक्सीजन मैंने अपनी नोज से, दिस इज माय नोज, मैंने ऑक्सीजन का इंटेक किया, इंटेक ऑफ ऑक्सीजन, एंड यहां से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो ब्रीदिंग हो रहा है यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है। एक्सटर्नल किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी को कोई भी इनर पार्ट उसमें हेल्प नहीं कर रहा है या उस एक्टिविटी का करने के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जो भी हो रहा है सब एक्सटर्नल ही हो रहा है, सब कुछ बाहर से हो रहा है, इसीलिए हमारा जो ये रेस्पिरेशन हो जाएगा वो कौन सा रेस्पिरेशन हो जाएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारी नोज जो है हमारा बॉडी का पार्ट वो हेल्पफुल होती है और उसके थ्रू हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कर पाते हैं। हमारी नोज ही ऑक्सीजन का इंटेक करती है, ऑक्सीजन अंदर लेकर जाती है, और हमारी नोज ही हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा होती है हमारे एनर्जी रिलीजिंग के ड्यूरेशन में प्रोड्यूस होती है, वो वहां से उसको रिमूव करने के लिए हेल्प करती है। फाइन, अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रीदिंग में हमारा जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, इसमें भी हमारे टू मैकेनिज्म हो रहे हैं। टू मैकेनिज्म क्या हो रहे हैं बेटा, सबसे पहला हो रहा है हमारा इनहेलेशन, एंड इनहेलेशन के बाद हमारा क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन। दोनों ही टर्म्स इंपॉर्टेंट है। इनहेल का मतलब क्या होता है, सांस अंदर खींचना। सांस अंदर खींचने में हम कौन सी गैस अंदर लेकर जाएंगे, ऑक्सीजन। यानी कि जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेकर जा रहे हैं तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इनहेलेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर रहे हैं तो वो हमारा कौन सा प्रोसेस हो रहा है, हमारा एक्सहेलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेशन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या है, हमने जैसे उसमें पढ़ा था कि फूड का इंटेक या फिर हम ऑक्सीजन का इंटेक कर रहे थे और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल कर रहे थे। यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको कोई साइट तो चाहिए होगी, कोई जगह तो चाहिए होगी जहां पर ये सारा का सारा मैकेनिज्म हो रहा होगा। तो जिस जगह पर ये सारा मैकेनिज्म हो रहा होगा वो कौन सी जगह है, वो है हमारी बॉडी का सेल, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अवर बॉडी। उस सेल में ये रेस्पिरेशन हो रहा होगा, यानी कि वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी। इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी कि फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स जो कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, वो जिस जगह पर हो रहे हैं, सेल में हो रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसके लिए हम एक केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं कि ग्लूकोज, फूड में प्रेजेंट ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है वो क्या फॉर्म कर रहा है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब हमारे ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, इस सेलुलर रेस्पिरेशन में हम दो तरीके के रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ये मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ दोनों क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होगा बेटा जब हमारा
एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जहां पर हमारा ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, उस रेस्पिरेशन को हम कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं, हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, वो कौन से रेस्पिरेशन के अंदर आते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। ये जो आप रिएक्शन देख रहे हो, ये पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी किसके लिए हो जाएगी? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? वो रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो। ऑक्सीजन एब्सेंट हो मतलब वहां पर हम बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन को कंडक्ट करा रहे हैं। बेसिकली वहां पर जो ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का या फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स का, वो एनर्जी में ना होकर वो इथाइल अल्कोहल की फॉर्म में होता है। इथाइल अल्कोहल हमारी बॉडी में रिलीज होती है। यहाँ पर मैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख रही हूँ इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है, इथाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, या फिर इसको मैं लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट एनर्जी का रिलीज हो रहा था, उतना सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर रिलीज नहीं हो रहा है। इसी के अलावा अगर मैं बात करूं, जब हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उस एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज in absence of oxygen, in absence of oxygen, वो लैक्टिक एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है, और उसके साथ साथ एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो लेसर अमाउंट की एनर्जी होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर मैं डे टू डे लाइफ में एग्जांपल लूं, तो क्या एग्जांपल्स आप मुझे बताएंगे? तो एग्जांपल्स हो गए जब आप बहुत इंटेंस वर्कआउट्स करते हो। इंटेंस मतलब बहुत विगरस, बहुत ज्यादा हार्ड वर्कआउट्स करते हो। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप रनिंग कर रहे होते हो, रनिंग करते करते आपको क्या होता है? ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम पर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल पाती है, जिस वजह से हमारा उस कंडीशन में जो रेस्पिरेशन हो जाता है, वो कौन सा रेस्पिरेशन हो जाता है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के केस में हमारी बॉडी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं ऑब्टेन कर पा रही है, जिसकी वजह से जो एनर्जी वहां पर उसे मिल रही है वो लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारी बॉडी में जो भी फिजिकल वर्कआउट हम कर रहे होते हैं उसकी एक्टिविटी को या फिर उसकी स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप बहुत दिनों बाद कोई भी मस्कुलर एक्सरसाइज करते हो, या फिर आपने काफी दिनों बाद रनिंग की या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज की, उसके बाद आपकी बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं, आपके हाथों में या आपके पैरों में पेन होना शुरू हो जाता है, आपके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी में इथाइल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड बन चुके होते हैं। अब वो जो ऑलरेडी बन चुके होते हैं वो किस तरीके से ठीक होते हैं? वो बेसिकली जब आप ऑक्सीजन सप्लाई कर देते हो। ऑक्सीजन कैसे सप्लाई करते हो? या तो आप वहां पर मूव लगाते हो, विक्स लगाते हो, उसकी अच्छे से मसाज करते हो, या फिर आप एक हॉट स्टीम बाथ अगर ले लो, तो ये जितनी भी चीजें यहाँ पर प्रोड्यूस हुई हैं वो सारी की सारी चीजें ठीक कर देगी। आपकी बॉडी में जो मस्कुलर पेन्स आपको हो रहे हैं वो सारे पेन्स खत्म हो जाएंगे। तो इसका क्या बेनिफिट होगा और ये किस वजह से हुआ? बेसिकली जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था जब हमने वहां पर मसाज की या फिर हमने हॉट ऑयल से या हॉट वाटर से बात किया, तो उस बात से हमारी मसल्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता है कि हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है और उन सेल्स को रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमने वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उनको दे दिया, और उस ऑक्सीजन से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई थी वो फुलफिल हो गई, जिसकी वजह से हम हमारी बॉडी में जितने भी पेन्स थे उन सब पेन्स को रिकवर कर पाए। ठीक है, अब एक फन फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। फन फैक्ट बोल दीजिए या फैक्ट बोल दीजिए, जो 30 साल या उससे कम एज तक के लोग होते हैं, 30 इयर्स या उससे कम एज के लोग, और मैं बात कर रही हूँ 80 इयर्स और उससे ज्यादा के लोग, ग्रेटर देन, या फिर यहाँ पर है 30 इयर्स और उससे लेस देन एज के लोग, ये इसके कंपैरिजन में डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं। मतलब अगर ये
100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पर डे कंज्यूम कर रहा है 80 ईयर्स या उससे ज्यादा की एज का इंसान, तो 30 ईयर्स या उससे ज्यादा एज का इंसान या कम एज का इंसान 200 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा होगा पर डे में। यानी कि जब हम जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के इनटेक का जो स्पीड होता है, ऑक्सीजन के इनटेक की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिक्रीज हो जाती है।